हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 18 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए तिरुमला हिल्स और इरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित हैं? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के दो स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये दो स्थल कौन से हैं? तो पहला है तिरुमला हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुमला जिले में स्थित है और दूसरा है इरामट्टी डिब्बालू जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में स्थित है। अब यूनेस्को की संभावित सूची यह होता क्या है? तो दरअसल यह ऐसी सूची है जिसमें कि भविष्य में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने वाले, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की योजना जिनकी होती है उनको इस सूची में रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भी है किसी भी देश की महत्वपूर्ण धरोहरों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि किसी भी देश की ऐसी धरोहर जो कि उस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है उसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के उद्देश्य से इस सूची में रखा जाता है। और वर्तमान में भारत के 62 से ज्यादा स्थल यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हैं। और दरअसल किसी भी देश के धरोहर या फिर स्थल को तब तक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि वो यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ज्ञान भारतम पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर इसे लॉन्च किया गया है। अब ज्ञान भारतम मिशन या फिर पोर्टल, तो दरअसल यह केंद्र सरकार की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना, साथ ही इन्हें संरक्षित करना और आम लोगों एवं शोधकर्ताओं के लिए सुलभ बनाना। और यह पहल केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिशन के तहत विकसित किया गया है। और साल 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में इस पूरे मिशन के लिए 60 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों की खोज या फिर पहचान करना तथा इनका डिजिटलीकरण करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, हाल ही में पहले ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 11 से 12 सितंबर को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। प्रहलाद जोशी वर्तमान में कौन से मंत्री हैं पता नहीं, शायद नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं शायद। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकों में अनुसंधान, विकास और साथ ही नवाचार को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आयोजित किया गया था, जो कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को विकसित करने की एक सरकारी पहल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 4 से 15 सितंबर तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो उज़्बेकिस्तान के समरकंद में। इसमें महिला वर्ग में विजेता बनी है वैशाली रमेश बाबू, जो कि भारत की हैं और लगातार दूसरी बार इन्होंने यह खिताब जीता है। इससे पहले साल 2023 में भी वैशाली रमेश बाबू ने फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। और उप विजेता रही हैं कैटरियाना लैग्नो। इसके अलावा ओपन वर्ग में विजेता रहे हैं, यानी कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में, अनीश गिरिज जो कि नीदरलैंड के हैं। अब फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट, तो दरअसल यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता है और इसका आयोजन फीडे द्वारा करवाया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत साल 2019 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व शतरंज
चैंपियनशिप के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन करना। अब फीडे है क्या? तो दरअसल फीडे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है। इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएक्स और इसकी स्थापना साल 1924 में फ्रांस के पेरिस में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसका आदर्श वाक्य है जेन्स ऊना सुमस है, जिसका अर्थ है हम एक परिवार हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू। अगला सवाल है, हाल ही में सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त की गई हैं? तो हाल ही में एशियाई देश नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के तौर पे सबिता भंडारी नियुक्त की गई हैं। अब अटॉर्नी जनरल तो दरअसल नेपाल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है यह, जो कि सरकारी मामलों में कानूनी प्रतिनिधित्व करता है। और हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की भी नियुक्त की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा 17 सितंबर को शोक दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा देश में हर साल 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है। दरअसल 8 से 9 सितंबर को देश में सरकार के विरुद्ध जेन जी यानी कि जनरेशन जेड प्रदर्शन के दौरान 72 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें की प्रदर्शनकारी भी शामिल थे और साथ ही पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके बाद अभी हाल ही में देश में सरकार द्वारा 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है और साथ ही इन प्रदर्शनकारियों यानी कि मृत लोगों को शहीद का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा की गई है और साथ ही इनके परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा किसे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष के तौर पर कार्लोस फेलिप जेरामिलो को नियुक्त किया गया है। कार्लोस फेलिप जेरामिलो कोलंबियाई अर्थशास्त्री हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्लोस फेलिप जेरामिलो। अगला सवाल है, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति एम सुंदर नियुक्त किए गए हैं, जो कि राज्य के 10वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इन्होंने किम्पैया सोमाशेखर की जगह ली है, जो कि हाल ही में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। दरअसल मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना साल 2013 में 25 मार्च को की गई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने अभय मनोहर सप्रे। और दरअसल अपनी स्थापना से पहले मणिपुर उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन था, जिसकी एक पीठ मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित थी। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत एक पीठ बनाई गई और साल 2012 में संसद द्वारा द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एंड अदर रिलेटेड लॉज बिल पारित किया गया और इसके तहत मणिपुर को अपना एक अलग उच्च न्यायालय मिला और औपचारिक तौर पर मणिपुर उच्च न्यायालय का उद्घाटन 25 मार्च 2013 को किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर उच्च न्यायालय। अगला सवाल है, शारदा हॉफमैन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नृत्यांगना और गुरु शारदा हॉफमैन का निधन हो गया है। इन्हें साल 1996 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2001 में रुक्मणी देवी पदक से इन्हें सम्मानित किया गया, जो कि समकालीन संस्कृति केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थित है द्वारा कला क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इसे सम्मानित किया गया था। अब भरतनाट्यम तो दरअसल भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से कि एक भरतनाट्यम भी है। ये 9 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं भारत के? तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिय और छौ। अब भरतनाट्यम तो दरअसल यह भारत की सबसे पुरानी नृत्य शैली है। 3 शब्दों से मिलकर बनी है यह, जो कि भाव यानी कि अभिव्यक्ति, राग यानी कि मेलोडी और ताल यानी कि लय से, और यह एकल स्त्री नृत्य है। और शिल्पाधिकारम और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख किया गया है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम। अगला सवाल है, हाल ही में पैसिफिक रिज अभ्यास 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पैसिफिक रिज अभ्यास 2025 दरअसल यह 2 वर्षों पे आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य है पनडुब्बी बचाव प्रणालियों, साथ ही गहरे पानी में बचाव और अभियानों और अंतर्देशीय समन्वय को बढ़ावा देना। और इसका आयोजन 15 से 25 सितंबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो सिंगापुर में। इसमें 40 से ज्यादा देशों की भागीदारी शामिल है और भारत की तरफ से इसमें INS नस्तार और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट शामिल हो रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 16 सितंबर। अगला सवाल था, हाल ही में दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी एम्स नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी सेंट्रल जोन। अगला सवाल था, हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अमित खरे। अगला सवाल था, हाल ही में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल था, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी रजत पदक। अगला सवाल था, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला सवाल था, हाल ही में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए गांधीनगर। अगला सवाल था, हाल ही में लॉन्च भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी अनुराधा शर्मा पुजारी। अगला सवाल था, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी मिजोरम।